हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का हमने एक पिछला वीडियो भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने इसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को कंप्लीट ट्रिक के साथ याद करा दिया था। डिटेल ट्रिक के साथ मैंने याद कराया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसके आगे की चीज़ें यहाँ पे चालू होंगी, तो ताकि वो वीडियो आप देख के रखोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एंड देखेंगे ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे इन डिटेल। उसके बाद इससे पहले मैं आपको बस वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जीपैट एंड नाइपैट 2025 के लिए, जिसमें हमने फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स दो सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं। जिसमें फार्मास्यूटिक्स में मैंने प्री फॉर्मुलेशन कंप्लीट करा दिया, अब उसके पीवाईक्यू डिस्कशन हमने कर लिए। टैबलेट कंप्लीट करा दिया, उसके पीवाईक्यू डिस्कशन हमने कर लिए। और साथ में एक लेक्चर हमने डोजेस फॉर्म की भी बात कर ली थी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैप्सूल। जैसा मैंने ग्रुप में पोल कराया था कई सारे टॉपिक्स के बाद कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, तो वहाँ पे मेंशन हुआ कि कैप्सूल पे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे, तो मैं कैप्सूल स्टार्ट करूँगा। फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो फार्माकोलॉजी में हमने स्टार्ट किया, जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट की इन डिटेल। उसके बाद हमने उसके पीवाईक्यू डिस्कशन किया, फिर हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया। अगेन इसके लिए भी मैंने ग्रुप पे पोल किया था डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, तो मैक्सिमम वोट्स मिले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने एक लेक्चर इंट्रोडक्शन का देखा था, फिर हमने एक लेक्चर देखा था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का इन डिटेल, फिर हमने देखा एंटी हाइपरटेंसिव का एक लेक्चर। और ये लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में, इस लेक्चर में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव को कंप्लीट करेंगे से सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अगर आप में अभी तक क्रैश कोर्स से आप नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है, डेली 8 PM पे हमारी क्लासेस होती है। साथ में आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें निकाल के लाने में बहुत एफर्ट लगता है। और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और व्हाट्सअप ग्रुप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी सारे अपडेट्स, क्लासेस का शेड्यूल, सब कुछ मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डालता हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। ठीक है, चलो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जब इस टाइम आप देख रहे हो तो साथ साथ आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने फीडबैक्स डालते रहते हो। चैट बॉक्स को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं आपके को, जब वीडियो पे प्रीमियर पे मैं चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस के रिप्लाई करता रहूंगा, तो आप उस टाइम पे भी आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज डालते रहा करो। ठीक है, चलो आ जाओ फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देख लिया था। इस बार इस वीडियो में हम लोग एक ही क्लास के ड्रग को डिटेल में उठाएंगे और उसके साथ ही करते जाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स की। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग आ रही थी। उसमें हमारी ड्रग आ रही थी एस इनहिबिटर आ रही थी, जिसको हमने याद किया था कि उसकी ड्रग क्या थी, प्रिल। एंड में क्या था, प्रिल था, जैसे कैप्टोप्रिल, इनाराप्रिल, लिस्नोप्रिल, ये सारी चीजें थी। फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की बात की थी, जिसमें हमने याद किया था उनके एंड में क्या था, सार्टन था, जैसे लोसार्टन, कैंडेसार्टन, वल्सार्टन, टेल्मीसार्टन, ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद एक और ड्रग थी हमारी डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जो कि थी एलिस्किरन। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स और द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो कहीं RAS सिस्टम बोलते हैं, कहीं इसको RAAS सिस्टम बोलते हैं। वो दोनों चीजें, इसका नाम क्यों पड़ा है वो अभी आप आगे समझ जाओगे। इज अ हार्मोन सिस्टम दैट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड वाटर फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। ये एक हार्मोन सिस्टम है जो क्या रेगुलेट करता है, जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और वाटर फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है। जब ब्लड की में वॉल्यूम लो होता है तो क्या होता है, जो किडनी की हमारी जक्षा ग्लोमुलर सेल्स, जेजी सेल्स जो होती है, वो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है रेनिन डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन। और जब रेनिन सर्कुलेशन में आता है तो उसके बाद सारा काम शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, आगे अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले एक बार इसको देख लो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है कि एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है, डेकापेप्टाइड, मतलब इसमें 10 पेप्टाइड्स होते हैं। फिर एंजियोटेंसिन 2 में ऑक्टापेप्टाइड्स, 8 पेप्टाइड्स। एंजियोटेंसिन 3 में सॉरी, हेप्टापेप्टाइड और हेक्सापेप्टाइड्स। मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे 2 अमीनो एसिड का गैप हुआ है। ठीक है, 2 अमीनो एसिड का गैप हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 1 अमीनो एसिड और यहाँ पे एक अमीनो एसिड्स का गैप हुआ है। ठीक है, तो ये इसको याद रखो कि किसमें कितने पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसके डिटेल मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन सिस्टम है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी ड्रग कहाँ काम करके कैसे अपना एक्शन शो करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिनोजन, एक हमारा है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिनोजन पे ही पूरा गेम होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एंजियोटेंसिनोजन है,
लेकिन अभी हमने देखा कि जैसे ब्लड वॉल्यूम, हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा कि जैसे ही हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास ब्लड वॉल्यूम लो होता है तो जेजी सेल्स जो होती है वो रेनिन को रिलीज कर देती है, ठीक है। रेनिन तो किडनी की जो हमारी जक्स्टा ग्लोबुलर सेल्स है उन्होंने क्या रिलीज किया, उन्होंने रिलीज किया रेनिन। अभी पहले हम लोग ये मैकेनिज्म कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है। जब तक आप उसको मैकेनिज्म को समझोगे नहीं कि ब्लड प्रेशर कोई भी चीज़ हो कैसे रही है, तो जब तक आप मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे। फिर जब हम मैकेनिज्म समझ लेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे, फिर उससे हम आइडिया निकालेंगे कि कहाँ-कहाँ से हम उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास किडनी की एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन रिलीज़ किया। अब वो रेनिन क्या करेगा, जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन था उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 से क्या होता है कि एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो हम एस इन्हिबिटर पढ़ रहे थे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इन्हिबिट करते हैं। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। वो कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है हमारा, वो जाके बाइंड करेगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से। 1 कभी बाइंड नहीं करता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एंजियोटेंसिन 1 बाइंड करता है कि 2 बाइंड करता है। 1 कभी बाइंड नहीं करता, 1 कन्वर्ट होता है 2 में और 2 हमेशा बाइंड करता है, ठीक है। वो जाके वो किया किसमें, वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड किया। अब उससे क्या होगा कि वो रिसेप्टर 2 जगह पे काम करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो काम करेंगे ब्लड वेसल्स पे और दूसरा वो काम करेंगे एल्डोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ाएं। जब एल्डोस्टेरोन को रिलीज को बढ़ाएंगे और ब्लड प्रेशर पे काम करेंगे, तो ब्लड प्रेशर पे क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर का वो कराएंगे कॉन्स्ट्रिक्शन, और एल्डोस्टेरोन का रिलीज कराने से क्या होगा कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराता है बॉडी में, आपको पता होगा फंक्शन। तो जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कराया और एल्डोस्टेरोन से सोडियम और वाटर का रिटेंशन कराया, तो क्या होगा उसके बाद होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज। ये एक मैकेनिज्म था ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अब इसको हम लोग कैसे कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि हम क्या करें, रेनिन को ही सबसे पहला काम रेनिन कर रहा है। अगर हम रेनिन को रोक दें, रेनिन को इनहिबिट कर दें, तो क्या ये इसमें कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। जब ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तो आगे की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हम देते हैं डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। कौन सी ड्रग है हमारी, एलिस्किरन, ठीक है। एलिस्किरन क्या करती है, वो डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट कर देती है। जब डायरेक्ट रेनिन इनहिबिट हो गया, मतलब रेनिन को डायरेक्टली इनहिबिट कर दिया हमने, तो क्या हुआ, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बना। जब एंजियोटेंसिन 1 से नहीं बना तो क्या करेगा, फिर वो आगे कोई काम ही होगा नहीं। मान लो कि रेनिन हमने डायरेक्ट एलिस्किरन का काम हटिया, डायरेक्ट रेनिन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब डायरेक्ट रेनिन को हम इनहिबिट नहीं कर पा रहे हैं, हम एलिस्किरन का काम नहीं कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको क्या करें, हम इसको रोक दें। अगर इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दें तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। जब एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे काम क्या करेगा, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे कुछ काम करेगा ही नहीं, तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी इसकी। समझ गए बात को। तो ये यहाँ से हम इसको रोक सकते हैं, एक एंजाइम। तो इसीलिए हम डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर देते हैं और एस एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, ठीक है। फिर समझ लो इसका भी हो गया। मान लो एंजियोटेंसिन 2 बना हुआ है, उसका क्या करेंगे, कुछ तो बना भी है, तो बने हुए 2 को क्या करेंगे कि हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दें। इस रिसेप्टर का हम क्या करें, इस रिसेप्टर का हम एंटागोनिस्ट दे दें। जब इस रिसेप्टर को हम एंटागोनिस्ट दे देंगे तो क्या करेगा, फिर इसकी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन को, इसके लिए हम कौन सी ड्रग होती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं इसको। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में कौन सी ड्रग आ जाती है, लोसार्टन, कैंडिसार्टन, वल्सार्टन, टेलमिसार्टन, ये सारी ड्रग्स आ जाती है। तो इसमें क्या कर सकता है कि ये हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये इस मैकेनिज्म पे सारी ड्रग्स काम करती हैं। ये एक बेसिक ब्रीफ मैकेनिज्म था। अब हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज और होती है, ठीक है। एक ये होता है कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ये हमारा, ये क्या करता है, ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन करता है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। जो ये हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस एंजाइम है, ये क्या करता है, ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि, लेकिन जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे ब्रेडिकाइनिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कफ। कफ जो कि हमारा इसका एक साइड इफेक्ट होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है कफ। वो क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उससे ब्रेडिकाइनिन का डिग्रेडेशन खत्म हो जाता है और ब्रेडिकाइनिन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। समझ के बात को। तो ये एक मैकेनिज्म था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे किसके बारे में, एस इनहिबिटर। अब एक एक क्लास को उठाएंगे पूरी और फटाफट से खत्म करेंगे, ठीक है। चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आप समझ चुके हो, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस इनहिबिटर इनहिबिट द कन्वर्टिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। समझ गए बात को। इट ऑल्सो इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ द ब्रेडिकाइनिन विच इज अ पोटेंट वैसोडाइलेटर, ठीक है। और ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, वो आगे जाके वैसोडाइलेटर का भी काम करता है।
फिर अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैप्टोप्रिल एंड अदर एस इनहिबिटर्स इज, क्या क्या डिफरेंस है सबसे पहले देखते हैं कि एस इनहिबिटर, अब कैप्टोप्रिल एंड अदर एस इनहिबिटर इज दैट कैप्टोप्रिल इज लेस पोटेंट है एंड हैज फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। एंड क्या होता है फिर उसके बाद, एंड इन प्रेजेंस ऑफ फूड एंड लेस एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड के प्रेजेंस में उनका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्ट एंड फास्ट एक्शन, इट कैन कॉज अ पोस्चरल हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जो अदर एस इनहिबिटर के साथ नहीं दिया जाता। तो कैप्टोप्रिल में ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। क्या स्पेशल फीचर्स है, पहले बात तो वो लेस पोटेंट है लेकिन फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन और शॉर्ट ड्यूरेशन है, और उसके साथ ही वो पोस्चरल हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम शो करती है जो बाकी में नहीं दिखाया जाता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखो कि ऑल एस इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल के अलावा सारे प्रोड्रग हैं, ठीक है। अब सारे एस इनहिबिटर की प्रॉपर्टी हम एक टेबल के साथ समराइज कर लेंगे, इससे आपका काफी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। थोड़ा आप मेडिकेम का भी पोर्शन आप इससे कवर कर लोगे। सबसे पहले कैप्टोप्रिल की बात करें तो इसमें जो केमिस्ट्री की बात होती है वो होती है सल्फेड्रिल डाइपेप्टाइड। इसका जो एक्टिव स्टेटस होता है ये एक्टिव होता है, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी 70% और ड्यूरेशन मतलब 6 to 12 आवर की ड्यूरेशन होती है, हाफ लाइफ की बात कर सकते हो, ठीक है। इनालाप्रिल की बात करें तो ये भी एक प्रोडक्ट है, इसका एक्टिव फॉर्म है इनालाप्रिलेट और ये कार्बोक्सी ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में देखो, केवल इसमें हमारे पास जो कैप्टोप्रिल है 2 डाइपेप्टाइड है, बाकी ये जो है ये हमारा ट्राइपेप्टाइड है, ये दोनों का स्पेशल फीचर है। ये एक प्रोडक्ट है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी 50% होती है, ड्यूरेशन 24 आवर्स। लिसिनोप्रिल की बात करें तो ये हमारा क्या है, लाइसिन डेरिवेटिव ऑफ इनालाप्रिलेट है, इसी का लाइसिन डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें होता है, उसका रिएक्टिव होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, और ये हमारा 25% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है और ड्यूरेशन मोर देन 24 आवर्स का होता है। फॉसिनोप्रिल की बात करें तो फॉस्फिनेट कंपाउंड्स होता है, प्रोडक्ट होता है, 30% बायोअवेलेबिलिटी होती है और ड्यूरेशन इसका 24 आवर्स का होता है। पेरिडोप्रिल की बात करें तो कार्बोक्सी, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सी प्रोडक्ट होता है, कार्बोक्सिल प्रोडक्ट होता है सॉरी, और ये नॉन में ही प्रोडक्ट है तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, प्रोडक्ट होता है, ये 30 to 50% बायोअवेलेबिलिटी और मोर देन 24 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, ठीक। डाइमेप्रिल कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट होता है 60% मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जो आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मिनट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ देखो, सबसे पहले बात करें अगर इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट एक्टिंग की बात करें तो ये कौन सी है, वो है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल क्या है, शॉर्टेस्ट, ठीक है, एंड फास्टेस्ट, ठीक है। कैप्टोप्रिल क्या है, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट है। फिर दूसरी अगर हम बात करें किसके बारे में, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग की बात करें तो जो रैमीप्रिल और पेरिनिडोप्रिल है, ये क्या है, ये हमारी लॉन्गेस्ट, क्या है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, ठीक है, समझिए बात को। और सारे प्रोडक्ट होते हैं एक्सेप्ट किसको, कैप्टन लूसी। कैप्टन लूसी को छोड़ के सारे प्रोडक्ट होते हैं। कौन हमारा, कैप्टन लूसी को छोड़ के सारे प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया बात को, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके बारे में समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, कि साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट्स को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो क्या है, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल का मतलब क्या हुआ कि C4 हो गया हमारे पास कफ कॉज करता है, A से ये एनाफाइलेक्सिस कॉज करता है, P से हमारे पास ये पैलिपिटेशन कॉज करता है, और प्रोटीन यूरिया भी कॉज करता है। प्रोटीन यूरिया का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसके साथ ही एक और चीज कॉज करता है, ये कॉज करता है प्रोटीन यूरिया, मतलब क्या है कि हमारा यूरिन में प्रोटीन का लॉस कराता है, ठीक है, एक चीज ये भी कॉज करता है। उसके बाद ओ से हमारा क्या करता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ओ सॉरी टी से टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज करता है। ओ से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या सीवियर हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं वो कॉज करता है। पी से हमारे पास क्या, दूसरा पी जो है इसे पोटेशियम इलेवेटेड, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज करता है बॉडी में, मतलब पोटेशियम का लेवल इनहेंस करता है। आर से हमारे पास क्या, रेनल इंपेयरमेंट और रैशेस भी कॉज करता है। आई से क्या कॉज करता है, ये ईचिंग कॉज करता है। एल से लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ग्रेसिया भी बोलते हैं, वो कॉज करता है, ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। अब हम थोड़ा सा कुछ और बात करेंगे कि अदर ड्रग्स के साथ इसका क्या क्या इंटरेक्शंस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। अगर हम इसको किसके साथ दे दें, अगर इसको हम पोटेशियम स्पेरिक डायबिटिक्स के साथ दे दें तो हाइपरकैलेमिया कॉज कर रहा है, क्योंकि ये पहले ही पोटेशियम लेवल को एलिवेट कर रहा है, और पोटेशियम स्पेरिक डायबिटिक्स के साथ दे देंगे तो हाइपरकैलेमिया कॉज कर देगा। फिर लिथियम के साथ दे देंगे तो लिथियम का जो रिटार्डेशन है उसको डिक्रीज कर देगा और टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। अगर इसको हम नसाइड्स के साथ दे दें तो ये एंटी हाइपरटेंसिव का, इसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम एंटासिड के साथ दे दो तो उसमें केवल कैप्टोप्रिल की बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक चीज थी, कैप्टोप्रिल की बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है केवल एंटासिड के साथ कैप्टोप्रिल की। बाकी सारी चीजें आप देख लो, सारे ड्रग इंटरेक्शन याद कर लो। मैंने एक लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे यहाँ पे आपको ड्रग इंटरेक्शन और स्पेसिफिक सिंड्रोम सारी चीजें मिले, उसको आप
अलग से एक पेज में समराइज एक कॉपी बना लो, लिखते जाओ। मैं इसका एक वीडियो भी लेके आऊँगा डिटेल सारी चीज़ों के लिए, बट आप खुद से भी बना के रखोगे तो काफ़ी चीज़ें ईजी रहेंगी, ठीक है। अब इसके हम थेरेप्टिक यूजेस की बात कर ले तो ये हमारा यूज़ होता है हाइपरटेंशन में, ये हमारा यूज़ होता है कार्डियक फेलियर में, इसको हम यूज़ करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी में, सारे एस इनहिबिटर्स की बात हो रही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, और प्रोफाइलेक्सिस इन हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क होता है, कार्डियोवास्कुलर के चांसेस, उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि इसके हम इसको उसमें प्रोफाइलेक्सिस में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट में बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा गया था एमिनो एसिड को लेके कि कैप्टोप्रिल में कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैप्टोप्रिल में कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आंसर चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से, ठीक है। कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं आप चैट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। क्या होता है प्रोलिन, कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, प्रोलिन एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, इन एस इनहिबिटर्स। कौन से एस इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल में प्रोलिन एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दोनों चीजें सामने सेम ही है। ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका काम क्या है, वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके काम करता है। अभी हमने पीछे इसके बारे में देखा है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। सबसे पहला जो आता है कि एस इनहिबिटर्स के ऊपर इनका कुछ एडवांटेज है, मतलब एस इनहिबिटर्स अच्छे हैं ये किस किस मामले में। सबसे पहले बात तो ये ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट नहीं करते, इसलिए ना तो कफ कॉज करते हैं ना एंजियो एडिमा कॉज करता है, दो चीजें हो गई। ये डिस्ग्रेसिया जो कि हमारे लॉस्ट ऑफ टेस्ट सेंसेशन था वो नहीं कॉज करते, और ये फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन नहीं कॉज करते, क्योंकि एस इनहिबिटर्स के साथ क्या था कि अगर उनका पहला डोज तो हाइपरटेंशन तो रिड्यूस होता ही था, बट वो एक एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाता था कि हाइपोटेंशन कॉज हो जाता है, बट इसके साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसमें मेनली दो ड्रग के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ने की बात जरूरत है, कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं लोसार्टन के बारे में। लोसार्टन क्या करता है, कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट ऑफ A2। A2 मतलब क्या है, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर सेकंड, ठीक है। ओ सॉरी एंजियोटेंसिन 2 है, सॉरी एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड, A2 मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड, कंपिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, मोर सिलेक्टिव फॉर 81 एंड देन 82। एंजियोटेंसिन दो रिसेप्टर होते हैं 81 82, तो 81 के लिए ज्यादा सिलेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू 82। समझ गए बात के लिए। अब आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास कैंडी सार्टन की बात करें तो ये लार्ज अनसरमाउंटेबल एंटागोनिज्म, ये एंटागोनिज्म क्योंकि एंटागोनिस्ट का काम करते हैं तो बहुत हाई वो करते हैं, और अनसरमाउंटेबल मतलब इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके। हाईएस्ट एफिनिटी फॉर द 81 रिसेप्टर, 81 रिसेप्टर के लिए इनकी जो एफिनिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो ये बात हमने बता दी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इसके बारे में पता होने चाहिए, जिससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टेल्मीसार्टन क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है इसमें, और दूसरा इप्रोसार्टन क्या होती है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग होती है। तो किसी भी क्लास में लॉन्गेस्ट एक्टिंग, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, फास्टेस्ट एक्टिंग, ये याद रखो क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद ओल्मेसार्टन की बात करें तो एक ये स्पेशल स्प्रू-लाइक सिंड्रोम, जिसको हम स्प्रू-लाइक सिंड्रोम बोलते हैं, उसके लिए ये एसोसिएटेड होता है। इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन हो जाता है, और क्या चीज़ें देखने को मिलती है, और हमें नोजिया देखने को मिलता है, वोमिट, नोजिया, वेट लॉस और एब्डोमिनल पेन, तीन चीज़ें इसका स्प्रू-लाइक सिंड्रोम में होता क्या क्या है, नोजिया होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है, और पेन कहाँ होता है, एब्डोमेन का पेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। ये एक इसका ओल्मेसार्टन क्या है, स्प्रू-लाइक सिंड्रोम कॉज करता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें, नोजिया होता है, वेट लॉस होता है, एब्डोमिनल सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। समझ के बात को, चलो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है। अब इसका थोड़ा सा हम देख लें, एक डायग्राम यहाँ पे है कि वही एक सिस्टम का डायग्राम है, जैसा अभी हमने देखा सारा डायग्राम वही, एंजियोटेंसिनोजेंस, एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन 2, और जो हार्ट रेट और कॉन्स्ट्रिक्ट वेसल्स को कॉज करता है। बट ये रेनिन इसमें काम करता है। रेनिन कहाँ से आता है, किडनी से आता है। और एंजियोटेंसिन कहाँ से आता है, एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आता है, उससे लीवर से आता है। और जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये कहाँ से आता है, ये आता है लंग्स से आता है, ठीक है। तो ये तीनों का ऑर्गन भी याद रख लो, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। समझिए बात को। तो आ जाओ फिर फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग उठाएंगे, किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उससे पहले मैं बात कर दूं, अभी आइलेस्क्रेन की बात हुई थी, तो उसमें जो हमारा डायरेक्ट इनहिबिटर है वो क्या होता है, वो है नोना पेप्टाइड। अभी जैसे हमने बात किया था, तो वो क्या होता है, वो बस नॉन पेप्टाइड होता है। नॉन पेप्टाइड मतलब क्या होता है कि उसमें 9 पेप्टाइड्स की चेन है। तो जहाँ पे अभी आपने एंजियोटेंसिन वाला देखा था, उसके आगे इसको उसी टेबल में इसको ऐड कर देना, 9 पेप्टाइड की चेन होती है उसमें, ठीक है।
तो हम लोग आगे बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी आपको। क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ें थी, 3 क्लास थी। पहला था सिनाइल अल्काइलमीन जिसमें था वीरापामिल, दूसरा बेंजोथाइजापिन था जिसमें था डिल्टियाजम, और तीसरा था डाईहाइड्रोपाइरिडीन जिसमें क्या थी, डिपिन क्लास की थी। डिपिन मतलब डाईहाइड्रोपाइरिडीन हमने देखा था। तो डिपिन में क्या थे, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन, ये सारे डिपिन क्लास की जो ड्रग थी वो हमारी इसमें थी। ठीक है, डाईहाइड्रोपाइरिडीन क्लास में थी। चल तो हम लोग बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बाकी सारी चीजें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स गिव निगेटिव क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक एक्शन ऑन एन हार्ट बाय ब्लॉकिंग एल टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल। अब देखो ये एल टाइप ऑफ कैल्शियम आयन चैनल, ये 2023 जीपैट का क्वेश्चन था। और क्या करते हैं कि निगेटिव क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक। अब क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, ये सारी चीजें मैंने जब फर्स्ट लेक्चर जो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। बट एक मैं आपको बता दूं कि क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। क्रोनोट्रोपिक किससे रिलेटेड है, क्रोनोट्रोपिक रिलेटेड है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, क्रोनोट्रोपिक रिलेटेड है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से। आइनोट्रोपिक जो रिलेटेड है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, वो आइनोट्रोपिक हो गया। और हमारा जो सॉरी ये कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है आइनोट्रोपिक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम। ये जो क्रोनोट्रोपिक है ये हमारा रिलेटेड है हार्ट रेट से। ठीक है, एक मिनट फिर समझिए। देखो क्रोनोट्रोपिक रिलेटेड है हार्ट के रेट से, आइनोट्रोपिक रिलेटेड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, और ड्रोमोट्रोपिक रिलेटेड जो है वो है हमारा कंडक्शन से। ठीक है, हाँ ये ठीक है, ड्रोमोट्रोपिक हमारा रिलेटेड है कंडक्शन से। ठीक है, हार्ट रेट से रिलेटेड है क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक हार्ट कंट्रैक्शन से रिलेटेड है, और ड्रोमोट्रोपिक रिलेटेड है हार्ट के कंडक्शन से। ठीक है, तो मतलब निगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव आइनोट्रोपिक मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है, और निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक मतलब वो कंडक्शन को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब कैसे डिक्रीज करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वो समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो हो कैसे रहा है। सबसे पहले इसकी बात समझिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं तभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले कैल्शियम चैनल है, कैल्शियम चैनल ओपन होता है, उससे क्या होता है कि सेल के अंदर कैल्शियम आयन आता है। अब कैल्शियम आयन अंदर आने के बाद क्या होता है कि एक होती है हमारे पास कॉलमोडिलिन प्रोटीन। कॉलमोडिलिन प्रोटीन के साथ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कैल्शियम कॉलमोडिलिन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या काम करता है, ये हमारा जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज, एमएलसीके का क्या मतलब है, मायोसिन लाइट चैन काइनेज, ये जो इनएक्टिव होता है ये कॉम्प्लेक्स उसको करा देता है एक्टिव। अब वो जब जैसे ही एक्टिव हुआ वो क्या करता है कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट के साथ कंपाउंड बनाता है, और एक्टिन के मायोसिन लाइट चेन काइनेज, फॉस्फेट और प्लस एक्टिन, इनका कॉम्बिनेशन मिलकर क्या कॉज कराता है, इनका कॉम्बिनेशन मिलकर कराता है कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर जब हम क्या दे दें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को दे दें, जो क्या करेंगी इस कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देंगी। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हुआ तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से एंट्री नहीं हुई। जब यहाँ से एंट्री नहीं हुई तो ये पूरा स्टेप प्रोसेस ही नहीं होगा, और पूरा प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मतलब ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, डायलेट करेंगी, और जब ब्लड वेसल्स अगर डायलेट रहेंगी तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है किसका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, अब बात करें एडवांटेज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो ये हीमोडायनेमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हीमोडायनेमिक्स का कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करते हैं, ब्लड वॉल्यूम उतना ही रहता है। ये सेडेशन कॉज नहीं करते, अस्थमा में यूज़ किया जा सकता है, एंजाइना में भी यूज़ किया जा सकता है, और साथ में पीवीडी पेशेंट, पीवीडी मतलब पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज के पेशेंट्स में भी यूज़ किया जा सकता है, और इसको हम प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझिए बात को। अब यहाँ से कैल्शियम चैनल की बात हुई ही है तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूं जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैल्शियम चैनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम चैनल। ठीक है, एक ब्रीफ मैं बता दूं जितना आपको पता होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, फेयर एंड गुड है, नहीं होता तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। पी टाइप कैल्शियम चैनल, पी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पी का मतलब होता है परकिंजे फाइबर जो है वहाँ उसका हम क्या बोलते हैं, पी होता है, पी मतलब परकिंजे स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है एल टाइप कैल्शियम चैनल। ठीक है, एल का मतलब होता है कि लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, एल का क्या मतलब होता है, लॉन्ग लास्टिंग, और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में, और हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एन टाइप कैल्शियम आयन चैनल। एन टाइप होता है, एन का क्या मतलब होता है, एन का मतलब होता है न्यूरल। ठीक है, एन का यहाँ पे क्या मतलब होता है, न्यूरल होता है। ठीक, समझिए बात। तो ये 3 टाइप के मेनली कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं, और हार्ट में कौन सा प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है एल टाइप का कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है, अच्छा
आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारा जो अगला है डायूरेटिक्स के बारे में, ठीक है। डायूरेटिक्स कैसे काम करता है, अब हम लोग डायूरेटिक्स का एक्शन देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन। डायूरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन हमने उसमें भी देखा था, सीएचएफ में भी देखा था। कैसे देखा था कि वो हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता था, जिससे वो हार्ट के रेट पे अपना एक डिक्रीज कर देता था। तो सेम काम यहाँ भी करेगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही डिक्रीज करेगा तो वैसे ही हमारा काम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अपने आप प्रेशर कट जाएगा। क्या सीन है इसका देखते हैं हम लोग कि डायूरेटिक्स डिक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीजेस वेनस रिटर्न टू द हार्ट। सिंपल सी बात है, जब प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज किया तो जो वेन्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं, प्रीलोड उसको रिड्यूस करेगा। दिस डिक्रीज द कार्डियक वर्कलोड एंड ऑक्सीजन डिमांड कार्डियक वर्कलोड को डिक्रीज करेगा और हाइपरटेंशन भी इसी से हमारा कंट्रोल आ जाएगा। थायराइड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन। और डायूरेसिस ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करता है। कितना रिड्यूस करता है, अप टू 5 to 15% को रिड्यूस कर सकता है। तो ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें। डायूरेसिस को इंड्यूस कराता है, डायूरेसिस को इंड्यूस कराया क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, अपने आप ब्लड प्रेशर का डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखो जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम समझें, ठीक है, सिंपल सी बात समझो। जैसे एक इतनी पाइप है, ठीक है, इतना सफिशिएंट अमाउंट, इतनी एक ब्लड वेसल है ये। अब इसमें से तुम्हें 5 लीटर ऑफ ब्लड फ्लो कराना है। 5 लीटर ऑफ ब्लड फ्लो अगर कराना है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अगर इसी को हम क्या कहते हैं कि हमने अबाउट 1 लीटर या 1.5 लीटर हमने यूरिन के थ्रू निकाल दिया, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 3.5 लीटर। अब जब 3.5 लीटर आपको फ्लो कराना है तो अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही मैकेनिज्म यहाँ पे डायूरेटिक्स जो होते हैं वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। समझिए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है सेम मैकेनिज्म हमारा वैसोडाइलेटर्स का काम होता है। वैसोडाइलेटर्स के बारे में हमने उसमें भी बात की थी, किसमें हमने बात की थी, सीएचएफ में भी बात की थी। सेम वही मैकेनिज्म का काम यहाँ भी है। तो वैसोडाइलेटर्स का कुछ स्पेसिफिक वो नहीं है, आपको बस क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए और उसके ड्रग से याद होनी चाहिए क्या होना चाहिए, ठीक है। वैसोडाइलेटर में बस एक ड्रग एक्स्ट्रा थी, एक ड्रग जो इंपॉर्टेंट थी वो थी मिनॉक्सिडिल। और मिनॉक्सिडिल इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि उसका जो एक एक्स्ट्रा यूज है, एक्स्ट्रा क्या यूज है, एलोपेक्सिया। मिनॉक्सिडिल की बात अगर हम करें तो मिनॉक्सिडिल क्या, किस मिनॉक्सिडिल हमारा, एक मिनट ठीक है, हम बात करते रहे तो मैं बोल रहा था किसके बारे में, मिनॉक्सिडिल के बारे में, ठीक है। मिनॉक्सिडिल जो है वो हमारा किस में यूज है, मिनॉक्सिडिल यूज होता है एलोपेक्सिया में, एलोपेक्सिया, ठीक है। एलोपेक्सिया क्या होता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस, मेल पैटर्न बाल्डनेस, मतलब जो मेल्स में जो हेयर लॉस होता है उसको बोलते हैं एलोपेक्सिया। और ये काम कैसे करता है, ये काम करता है पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करके, पोटेशियम चैनल ओपन करके काम करता है, ठीक है। बस इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे हम लोग अब बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। हमने दो देखा था, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। तो हम बात करेंगे अल्फा ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात करेंगे। तो अल्फा ब्लॉकर्स में क्या है हमारे पास, सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर जो अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। दूसरा जो है वो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर जो केवल अल्फा 1 को ब्लॉक करता है। तो जो हमारे पास नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स है वो क्या काम करता है कि अल्फा 1 ब्लॉक हुआ, उसी वो दोनों को ब्लॉक करेगा, अल्फा 1 को भी ब्लॉक करेगा और अल्फा 2 को भी ब्लॉक करेगा। तो अल्फा 1 ब्लॉक हुआ, उससे क्या रिलीज होगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा कि वैसोडाइलेशन होगा और हमारा ब्लड प्रेशर में डिक्रीज होगा, फॉल इन बीपी देखने को मिलेगा। जबकि अगर वो अल्फा 2 को ब्लॉक करेगा तो उससे क्या करेगा कि नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को इंक्रीज करेगा। नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो उससे क्या देखने को मिलेगा, वो टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ये एक इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। बट अगर हम सेम वहीं पे क्या करें, केवल अल्फा 1 को ब्लॉक करते हैं तो अल्फा 1 की ब्लॉकेज की वजह से क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू अल्फा 1 ब्लॉकेज वैसोडाइलेशन एंड फॉलिंग ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है, फॉलिंग ब्लड प्रेशर एंड टैकीकार्डिया इज मिनिमम। टैकीकार्डिया मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि नॉरेड्रेनालिन का रिलीज अल्फा 2 के ब्लॉकेज से होता है, अल्फा 1 की ब्लॉकेज से नहीं होता है। तो इससे हमारा हार्ट रेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लें कि जो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स कौन से, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये सारे जितने भी होते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं किसके लिए, फॉर बेंजीन प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी, बीपीएच, ठीक है। इसके बारे में बस आप नाम याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल्ड क्लास है नहीं क्रैश कोर्स में, मैं आपको सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर करा दे रहा हूँ, क्योंकि डिटेल्ड लेक्चर लूंगा तो बहुत लेंथी क्लासेस हो जाएंगी और आप उसको कवर भी नहीं करोगे, ठीक। तो बीपीएच के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ब्लड बेंजिंग प्रोस्थेटिक हाइपरट्रॉफी के लिए कौन सी ड्रग्स यूज होती है। तो जितने भी अल्फा 1 ब्लॉकर्स होती है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, उनको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। समझिए बात। तो ये बात थी अल्फा ब्लॉकर्स की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बीटा ब्लॉकर्स के बारे में।
ओके, तो बात करते हैं हम लोग बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम है? बीटा ब्लॉकर्स का भी एक्शन दो तरीके से शो होता है। बीटा ब्लॉकर्स कैसे कैसे काम करते हैं उनको सबसे पहले हम देखते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं कि सबसे पहले ब्लॉक करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे, हार्ट में, और दूसरी तरीके से ये ब्लॉक करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे, किडनी में। जब ये बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं हार्ट में और किडनी में, सबसे पहले हार्ट में ब्लॉक करेंगे तो क्या चीज़ें देखने को मिलेगी हमें? जब ये बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में ब्लॉक करते हैं तो हमें हार्ट रेट में डिक्रीज हो जाता है, और हार्ट रेट डिक्रीज होता है, साथ में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, और ये सब कुछ मिलके ओवरऑल क्या करते हैं, ओवरऑल ये हमारा डिक्रीज करते हैं किसको, ब्लड प्रेशर को। ठीक, समझ गए बात को? तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल में रहता है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे बीटा 1 जो किडनी में है, तो किडनी क्या कर रहा था, अभी हमने पीछे देखा था कि किडनी से रेनिन रिलीज हो रहा था। तो रेनिन को हमने ड्रग देखी थी कि डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, वो रेनिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही थी। ये क्या काम करेगी, ये किडनी से रेनिन के रिलीज को ही रोक देगी। जब रेनिन ही नहीं रिलीज होगा तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो ही कंट्रोल में आ जाएगा। समझ के बात को? तो ब्लड प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। अब एक पॉइंट और है कि बीटा ब्लॉकर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद एंजाइना, हाइपरथायरॉयडिज्म और माइग्रेन। अगर किसी को हाइपरटेंशन के साथ ये भी बीमारी है, एंजाइना भी है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, माइग्रेन है, अगर ऐसी भी वो है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हमारा ये बीटा ब्लॉकर जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, समझिए बात को। अब यहाँ पे एक चीज हम यूज करते हैं क्या, कि अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में क्या होता है कि ये हमारे पास ट्रीट कर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर दोनों के लिए जो होता है वो लेबेटालॉल और कार्बिडोलॉल, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तब की दो चीजों में मेनली इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग इसको यूज करते हैं किसमें, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसलिए आपको लिख के दे रहा हूँ। फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ये होता है ट्यूमर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ट्यूमर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये होता है एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर। और इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है अल्फा प्लस बीटा कॉम्बिनेशन ब्लॉकर। अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में कौन सी ड्रग हमने देखी थी, हमने देखी थी लेबिटालॉल और हमने देखी थी कार्बिडोलॉल। कौन सी देखी थी, कार्बिडोलॉल। ये दो ड्रग हमने देखी थी। ये यूज होती है, पहला यूज होता है ये फियोक्रोमोसाइटोमा में, जो कि ट्यूमर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड है। दूसरा इनका जो यूज होता है वो किस में यूज होता है, दूसरा जो इनका यूज होता है वो यूज होता है हमारा, एक तो होता है हमारे पास चीज रिएक्शन। चीज रिएक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मैंने किस में बताई थी, शायद लास्ट क्लास में बताई थी या उससे पहले CHF वाली क्लास में बताई थी, CHF वाले में बताई थी। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना कि चीज रिएक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। दूसरा क्लोनिडिन विड्रॉल। अगर क्लोनिडिन विड्रॉल सिंड्रोम भी देखने को मिल रहा है तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, अगर इन सब कंडीशंस में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेबिटालॉल और कार्बिडोलॉल। तीन कंडीशन में, चीज रिएक्शन, क्लोनिडिन विड्रॉल और फियोक्रोमोसाइटोमा। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। ये था हमारा पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स के बारे में, सेंट्रली जो काम करते हैं। सेंट्रली एक्टिंग में हमने बात की थी क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। क्लोनिडिन विड्रॉल सिंड्रोम की बात हमने की। क्लोनिडिन में भी सेम वही काम है, वो हार्ट और ब्लड वेसल्स में क्या करता है, वो कम करता है कि हार्ट और ब्लड वेसल्स में अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं, और जिससे हमारे पास क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, सेम हम थोड़ा सा मिथाइल डोपा की जो पॉइंट्स है वो थोड़ा समझने वाली बात है, तो हम यहाँ पे पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिथाइल डोपा में क्या होता है कि मिथाइल डोपा एक हमारा प्रोडक्ट होती है। ये क्या कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट होता है अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन में। ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन में। फिर ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि हमारा जो वैसो मोटर सेंटर में क्या करता है, अल्फा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। फिर जब अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो उससे क्या होगा कि जो हमारा उसमें नॉर इपिनेफ्रिन का रिलीज है वो डिक्रीज हो जाता है। जब नॉर इपिनेफ्रिन का रिलीज डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने से क्या होता है कि जो नॉर इपिनेफ्रिन होगा वो हमारा ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराने का काम करती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग जो हमारा है ये अल्फा मिथाइल नॉर एड्रेनालिन, इसको हम लोग फॉल्स ट्रांसमीटर के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग याद रखना, फॉल्स ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक, किसके नाम से जानते हैं, फॉल्स ट्रांसमीटर। ठीक है, फॉल्स ट्रांसमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि
हमारे पे इसको हम फॉल ट्रांसमीटर के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो नॉर एड्रेनलिन है वो हमेशा ट्रांसमीटर के रूप में यूज़ होता है। तो ये क्या होता है कि हमारा नर्व स्टिमुलेशन की तरह पे नहीं रिलीज होता है, इसीलिए नहीं, ये हमारा नर्व स्टिमुलेशन में रिलीज होता है और हमारा नॉर एड्रेनलिन नर्व स्टिमुलेशन में रिलीज नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पे एक हमारे पास है कि जो अगर हमारे पास हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, हमारी मिथाइल डोपा जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे बात करेंगे कुछ और ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ होनी चाहिए और कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव जो है जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो सेफ है। बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। बेटर से हमारे पास क्या हो जाता है, बीटा ब्लॉकर, कार्डियो सेलेक्टिव, लेबेटालॉल जो हो गया कार्बिडालॉल और लेबेटालॉल। मदर से हो गया मिथाइल डोपा जो कि हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी के लिए। केयर से हो गया क्लोरिडीन यूज कर सकते हैं। ड्यूरी से हम डाईहाइड्रोपायरिडीन यूज कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। हाइपरटेंसिव यूज से हाइड्रालाजिन और प्रेगनेंसी से प्राजोसिन जो कि हमारा क्या था, हमारा अल्फा 1 ब्लॉकर था। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स को अल्फा ब्लॉकर में मेनली हम प्राजोसिन को यूज कर सकते हैं। प्राजोसिन कौन सा हमारा पास है, अल्फा 2 है कि अल्फा 1 है। प्राजोसिन जो है वो हमारे पास सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट की कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन सी हैं, एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इनको क्यों नहीं यूज कर सकते, इनको यूज करेंगे तो फोल्टल डैमेज, ग्रोथ रिटेंशन देखने को मिलेगा। डायूरेटिक्स की बात करेंगे तो फोइटल वेस्टेज और मिसकैरेज कॉज कर सकती है। और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को अगर हम यूज कर दें तो लो वेट बेबी का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ये कंप्लीट डिस्कशन था एंटी हाइपरटेंसिव के ड्रग्स के बारे में। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लेना और कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ में अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक किसी उस पर डाउट रह जाता है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके आप सीधे मेरे को वहाँ से आप डीएम कर दो, मैसेज कर दो, मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। ठीक, तो ये कंप्लीट वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपने अभी तक यहाँ एंड तक देखा है वीडियो तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेहनत लगती है चीज़ों को लेके आने में, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ और एग्जाम तक और भी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, और हमने अभी टेस्ट सीरीज़ का प्लान कर रहा हूँ, बट मैंने उसके लिए ग्रुप में एक अनाउंसमेंट करी कि बिफोर 31 जैन, अगर आप 31 जैन से पहले देख रहे हो तो अब अभी हमारे 2200 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो बिफोर 31 जैन हमको क्या कितने कंप्लीट करना है, हमको 2.5 के कंप्लीट करना है। इफ़ तो ग्रुप में लोगों ने बोला कि हम कंप्लीट करवा देंगे, अगर आप कंप्लीट करवा देते हो तो मैं आपको लिए फैब से मैं एक फ्री टेस्ट सीरीज़ के लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, चलो ये आप लोग के लिए एक टारगेट है, देखते हैं होता है कि नहीं होता। और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट सब कुछ आपको वहीं मिलता है। ठीक है, और बाकी किसी टॉपिक पे कार्डियोवास्कुलर्स के बाद मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।